नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पीए ऑफिस वर्क पर। आज देखिए हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही जल्द आपके काम आएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरओ साहब यानी रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत इलेक्शन में, और एआरओ यानी उनके सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जो कि बाद में पीआरओ का काम भी उनको करना पड़ेगा। उनके लिए आज ये वीडियो का टॉपिक है कि उनको नाम निर्देशन की प्रक्रिया में जाना है तो क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे पंच सरपंच के फॉर्म लेने हैं, क्या क्या उनके साथ डॉक्यूमेंट लेने हैं, फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक काम करने वाले हैं 4-5 दिनों में या अगले दिनों में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा। अभी मैंने कुछ स्लाइडें बनाई हैं, उनके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो थोड़ा सा एक बार मैं उन स्लाइडों को खोल लेता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है, आरओ नाम से बना दिया वो फ़ोल्डर भी, और अभी मैं इसको खोल लेता हूँ। अब देखिए इसमें पहले हम बात करते हैं कि आपको जाते ही क्या करना है। ये हैंडमेड इलेक्शन मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया आप लोगों की सहूलियत के लिए। तो देखिए पहली बात तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जाते ही क्या करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा साफ नहीं है, आप प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लिए। ऊपर का साफ नहीं है, बाकी नीचे का ये साफ आएगा शायद। ये देखिए नीचे का पूरा साफ आया हुआ है, लेकिन ये फ़ोटो खींचते समय ऊपर का थोड़ा साफ नहीं हुआ। तो मैं बोल के बता दूंगा आपको, तो आप इसको थोड़ा सा 1-2 लाइनों में कहीं आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो उसको प्लीज़ आप एडजस्ट कर लिए। देखिए पहला है यह सूचना पंचायत की। पहली आपको जाते ही पहले दिन क्या करना है। देखिए आरओ और जो एआरओ या जिसको कह सकते हैं आपकी ड्यूटी पीओ नाम से आएगी, लेकिन एक बार आपको नाम निर्देशन पत्र यानी पंच सरपंचों के फॉर्म लेने जाना होगा। तो जब आप पंच सरपंचों के फॉर्म लेने जाएं तो जाते ही आप शाम को पहुंचोगे। शाम को आपको क्या करना है, जिस शाम आप पहुंचोगे उस शाम आपको जाते ही लोक सूचना चस्पा करना है। सबसे पहला काम ये करना है, आपको लोक सूचना चस्पा करना है। एक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा लोक सूचना का, उसको चस्पा करना है। देखिए क्या क्या होता है उस लोक सूचना में मैं बता दूं, और कहाँ चस्पा करनी है। यह सूचना पंचायत के नोटिस बोर्ड पर। एक तो आपको जो आप पंचायत में जाएंगे नाम निर्देशन लेने के लिए, आपको स्कूल में नहीं जाना है, नॉर्मली पंचायत में ये काम होता है। तो पंचायत के नोटिस पर आपको लोक सूचना चस्पा करनी है, वो आपको फॉर्मेट देंगे वहां पर प्रत्येक वार्ड में, और इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में ऐसे स्थान पर सहज रूप से दृश्य होने वाले स्थान पर चिपकानी है। यानी एक तो पंचायत मुख्यालय पे और प्रत्येक वार्ड में ये चिपकानी होती है, जहां सभी को पता चल जाए। नॉर्मली अपन पंचायत के नोटिस पे चिपकाना सबसे मस्ट है, ये ध्यान रखें। दूसरा देखिए होता क्या है इसमें, लोक सूचना में क्या क्या आपको उसमें दिया हुआ मिलेगा। लोक सूचना में फॉर्म लेने का समय, जांच व स्क्रूटनी का समय, नाम वापसी का समय आदि की जानकारी होती है। यानी फॉर्म कब लेने हैं, फॉर्म वापस जमा कब कराने हैं, उनकी जांच और स्क्रूटनी कितनी बजे तक होगी, नाम वापसी कितनी बजे तक ले सकते हैं, ये सब जानकारियां उस लोक सूचना में होती हैं। तो हम जिस शाम को जाएंगे उसी शाम को हमें लोक सूचना चस्पा कर देनी है, ताकि वहां कोई भी व्यक्ति आए तो वो देख सके कि फॉर्म कितने बजे से मिलेंगे, जाँच कितनी बजे होगी, नाम वापसी का क्या टाइम होगा। इसलिए वो लोक सूचना में चस्पा करनी है। फिर देखिए और क्या आपको लोक सूचना के साथ चस्पा करना है। लोक सूचना के साथ पंचायत व प्रत्येक वार्ड पंच के आरक्षण की स्थिति की सूचना भी चस्पा करनी है। आपको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें सरपंच की सीट किस पद के लिए आरक्षित है और प्रत्येक वार्ड पंच की सीट किस पद के लिए आरक्षित है। वो लिस्ट जरूर से जरूर आपको उस लोक सूचना के साथ चस्पा करनी है, ताकि प्रत्येक वार्ड में कोई फॉर्म भरने आए तो उसको पता चल जाए कि यहाँ ओबीसी की सीट है तो जनरल वाला वहाँ नहीं भरे, आरक्षण की स्थिति वहाँ स्पष्ट हो जाए। इसलिए आरक्षण की स्थिति भी आपको लोक सूचना के साथ चस्पा करनी है। समय का विभाजन में कुछ इस प्रकार से सामान्यता रहेगा, इस बार थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आप देखिए जिस दिन जाएंगे वो शॉर्ट में ये पूरी चीज इसमें आ जाएगी। आप जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, केवल लोक सूचना चस्पा करनी है। और दूसरे दिन देखिए क्या है, दूसरे दिन नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का समय है अगले दिन 10:30 से 4:30। इस बार उसको कर दिया गया है 10 से 5, चेंज कर दिया गया है 10 से 5। यानी उसी दिन आपको फॉर्म देने हैं और उसी दिन वापस भी लेने। ये टाइम है 10 से 5 बजे का। हो सके तो अपनी सुविधा के लिए आप फॉर्म जिस दिन जाएं उसी दिन सेट बना ले और उसी दिन दे दें, तो दूसरे दिन आपको सिर्फ फॉर्म लेने का ही काम रहे। ये अपनी सुविधा की बात है, लेकिन वैसे आपको क्या करना है 10:30 से 4:30 या 10 से 5 टाइम होगा। तो इसमें आपको फॉर्म देने, फॉर्म का पूरा सेट देना है। अभी मैं बता दूंगा सेट में आपको क्या क्या लगाना है, वो अभी आपको बता दिया जाएगा। फॉर्म पंच के फॉर्म के सेट में क्या क्या देना पड़ेगा आपको, फॉर्म में उम्मीदवार को, और सरपंच के सेट में क्या क्या देना पड़ेगा। और ये वापस लेने का टाइम है 5 बजे तक, आप इसको वापस ले लोगे उसी दिन। यानी पहले दिन शाम को आप गए लोक सूचना चस्पा की, फिर दूसरे दिन आपने खाली फॉर्म दिए और भर के वापस ले लिए 5 बजे तक। फिर उससे नेक्स्ट डे फिर जांच का समय व नाम वापसी का समय नेक्स्ट डे, यानी एक दिन तो आपने 5 बजे तक फॉर्म ले लिए, फिर उस दिन आपको कुछ नहीं करना रात को।
दूसरे दिन आपको 10:30 से 3 बजे तक उनकी स्क्रूटनी करनी है। 10 से 3 या 10:30 से 3 या टाइम रहता है, टाइमिंग फिक्स नहीं है, आपको बता दिया जाएगा ट्रेनिंग में। सामान्यतः 10 से 3 या 10:30 से 3 तक आपको उन फार्मों की जांच करनी है और साथ में फॉर्म वापस अगर कोई करना चाहता है तो वो नाम वापसी या फॉर्म वापसी भी कर सकता है, कहने का मतलब। तो नाम वापसी करने का समय और जांच का समय है 10:30 से 3 बजे तक का। 3 बजे तक आपको देखना है कि कितने व्यक्तियों ने नाम वापसी की। 3 बजे तक जितने व्यक्तियों ने नाम वापसी कर दी उतनी ठीक है। फिर जिन व्यक्तियों ने नाम वापसी नहीं किया, जितने उम्मीदवार बचे पंच और सरपंच के लिए, उनको आपको चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। निर्धारित होता है उसका प्रारूप 5 होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कैसा होता है वो। तो देखिए क्या कह रखा है, उसके बाद शेष बचे हुए अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। प्रारूप 5 आता है जिसमें चुनाव चिन्ह होते हैं और चुनाव चिन्ह के सामने आपको उम्मीदवार का नाम लिखना है। और इस बार उन 5 प्रारूप के आप देखिए कितने सेट बनाएंगे। सरपंच उम्मीदवारों की चिन्ह आवंटन सूची का प्रारूप 5 पंचायत मुख्यालय पर व सभी वार्डों में चिपकाना है। सरपंच का जो फॉर्म आप चिन्ह आवंटन का फॉर्म जो 5 आप तैयार करोगे, उसके देखिए जितने वार्ड हैं एक तो उतने तैयार कर ले सेट, एक सरपंच उम्मीदवार के लिए कर लें, इसके अलावा एक पंचायत मुख्यालय पर चिपकाने के लिए कर लें, और इसके अलावा आप 3 सेट वहां देने के लिए कर लें। आप हमें जमा कराने पड़ेंगे आगे। वह संबंधित उम्मीदवार को देने के लिए एक तैयार कर लें। देखिए सरपंच के लिए किस किस के करना है देख लीजिए आप। सरपंच के लिए जो प्रारूप 5 तैयार करेंगे वो एक पंचायत मुख्यालय के लिए, सभी वार्डों में चिपकाने के लिए, एक उम्मीदवार को देने के लिए, और 3 सेट वहां आगे जमा कराने के लिए। पंच उम्मीदवारों के लिए जो प्रारूप 5 है, पंच का प्रारूप, वो देखिए उस वार्ड में, यानी प्रत्येक पंच का सारे वार्डों में नहीं चिपकाना, जिस वार्ड का पंच है उसी वार्ड में चिपकाना है, एक पंचायत मुख्यालय पर चिपकाना है और एक संबंधित उम्मीदवार को देना है, और 3 सेट आगे जमा कराने। कहने का मतलब इसी हिसाब से आप उनके सेट बनाएंगे प्रारूप 5 के। सभी की 3 कॉपी आगे जमा करवानी है। 3-3 कॉपी अपने को खुद के पास रखनी है। यूं नहीं है कि अपने सारे बांट दिए और अपने पास एक भी कॉपी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो ये प्रारूप 5 आप फिर से समझ लीजिए। जो सरपंचों के जो चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, जो चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं उसके आगे नाम लिखे होते हैं अल्फाबेट वाइज हम जमाएंगे। जो शेष उम्मीदवार बच जाएंगे उनके हम अल्फाबेट वाइज नाम जमा लेंगे, और वो जो प्रारूप 5 है वो हम देंगे। प्रारूप 5 तो कहाँ कहाँ देना है वो देख लीजिए आप। अल्फाबेट वाइज नाम की भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर अचानक आप अल्फाबेट वाइज नाम जचाओगे तो आपके बैठेगा नहीं। तो आपके जितने भी फार्म आए पंचों के वार्ड वाइज कर लेंगे और सरपंच के फार्म अलग कर लेंगे। और जितने भी फार्म आए, मान लीजिए कि एक वार्ड में पंच के 5 फॉर्म आए, तो पहले दिन नाइट को चूंकि आप फ्री रहोगे, जैसे मान लीजिए आपने 10 बजे से 5 बजे तक आपने फार्म ले लिए। फार्म लेने के बाद नाइट में आप फ्री हो, तो आपको क्या करना है, जैसे वार्ड नंबर 1 में पंच के मान लीजिए 5 फार्म, तो 5 को हिंदी वर्णमाला के अनुसार 5 को आप जमा दीजिए उनको, कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन आएगा, 5वें नंबर पे कौन। अब आप यूं कर सकते हो कि अगर किसी ने नाम वापस ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, जिसने नाम वापस ले लिया उसका काट दीजिए और बाकी को ऐसे कैसे रख दीजिए, ताकि दूसरे दिन जैसे ही 3 बजे नाम वापसी का फॉर्म नाम वापसी की प्रोसेस कंप्लीट हुई और अपने पास वो अल्फाबेट उनको जमाने के लिए, जैसे हम जमाएंगे वो अल्फाबेट जमाने में भी साथियों बहुत समय लगता है, तो ये काम आप पहले दिन ही कर लें। और जो नाम वापसी ले लें जो उम्मीदवार, उनके आप उसमें से नाम काट दें, और बाकी को अल्फाबेट आपको पहले दिन अरेंज आपने कर लिया है तो उनको केवल लिखने का काम ही आपकी रहेगा। ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में कुछ बात थी। अब हम बात करते हैं कि पंच और सरपंच के फार्म जब आप दोगे तो क्या क्या चीजें देनी है और क्या क्या चीजें साथ में लगवानी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। अब देखिए, हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं में जो पंच और सरपंच के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और संलग्न दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण, तो ये साथियों आप ध्यान से देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो आपको देखिए नाम निर्देशन पत्र। ये जो भी चीजें बोल रहा हूं मैं वो पंच और सरपंच दोनों के लिए है, लेकिन जो अलग है सरपंच के लिए वो मैं भी बता दूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको लेना है वो नाम निर्देशन पत्र, जिसको कहते हैं फॉर्म नंबर 4। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। फॉर्म नंबर 4 या 6A भी बोला जाता है उसको। नाम निर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरी जानी है, कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रहना चाहिए। तो कहने का मतलब, एक तो आपको जब सरपंच का फॉर्म देंगे तो सबसे पहली जो चीज आपको देनी है वो फॉर्म नंबर 4 नाम निर्देशन पत्र जिसको बोलते हैं। दूसरा देखिए, प्रारूप 4 घ देना है साथ में। इसमें देखिए पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है, कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए। और ये आपराधिक मामलों की दोष सिद्धि की, संतान के संबंध में सूचना और संपत्ति के संबंध में, ये सारी सूचनाएं इसमें आएंगी। ये बाहर भी चिपकाना होता है।
उपयुक्त बिंदु संख्या 1 से 3 तक का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता अयोग्यता के निर्धारण के लिए, किंतु बिंदु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए, इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता अयोग्यता निर्धारित नहीं होती। तो पहले 3 है वो तो अभ्यर्थी की योग्यता के हिसाब से है, जैसे आपराधिक मामलों में है या दोष सिद्धि है तो उसको हमें हटा देना, उसकी योग्यता रद्द हो जाएगी। संतान संबंधी भी है तो संतान के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कैसे योग्यता होती है। और संपत्ति के संबंध में वो योग्यता के लिए नहीं है, केवल जानकारी के लिए। तो 2 चीजें हो गई। देखिए पहला 4 नाम निर्देशन पत्र यानी फॉर्म नंबर 4, और फिर 4 घ ये बाहर चिपकाना है आपको। फिर है उपाबंध 1B, ये देखिए ये एक ऐसी चीज है जो केवल सरपंच पद के लिए ही लेना है, यानी फॉर्म नंबर 4 आपको पंच उम्मीदवार को भी देना है, सरपंच को भी देना है। 4 घ पंच वाले को भी देना है, सरपंच को भी देना है। लेकिन उपाबंध 1B है वो केवल और केवल सरपंच वालों को देना है, यानी ये एक ऐसा फॉर्म जो पंच वालों को आपको नहीं देना, और ये स्टाम्प पर बनेगा। देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों पर संपत्तियों देयता की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए भरा जाना है उक्त प्रारूप 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या माननीय उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष समज्ञा के रूप में प्रमाणित होना चाहिए। अब देखिए बहुत समस्या आती है ट्रेनिंग में, बहुत लोग पूछते हैं कि वो हाथों हाथ नोटरी कैसे करवाएंगे। हमारे भी पिछली बार बहुत समस्या आई थी कि हाथों हाथ 50 रुपए के स्टाम्प पर कैसे लेकर के आएंगे सब। तो आपको पता नहीं होगा, लोग इतने ज्यादा फॉरवर्ड हैं कि ये सारे के सारे ये वो पहले से पूरे तैयार रखेंगे, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रारूप 4 गैर 4 ये सभी के सभी वो पहले से ही तैयार करके रखते हैं जो लड़ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्टाम्प पे कैसे हाथों हाथ करवा के लाएंगे, और फिर भी जो बच गए वो हाथों हाथ स्टाम्प पर उसी दिन करवा करके ला सकते हैं, क्योंकि फॉर्म का टाइम 10 से 5 बजे तक रहेगा। तो 10 बजे को वो फॉर्म ले जाएंगे और स्टाम्प पर 5 बजे तक बीच में करवा करके ले आएंगे। फिर देखिए घर में कार्यशील शौचालय तथा खुले शौच में नहीं जाने का घोषणा पत्र, ये 6E फॉर्म है शायद, तो ये इसका भी आपको लेना है। देखिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की 1994 की धारा 19 में संशोधन कर इसे लागू किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भर के जमा कराना, इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं। ये ऐसे ही लेना है, इसको प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। नोटरी द्वारा प्रमाणित केवल आपको इसी को करवाना है, यानी स्टाम्प पर केवल उपाबंध 1B को लेना है और किसी को नहीं लेना। अब देखिए क्या क्या लेना। देखिए पंच सरपंच के लिए 4 नंबर दोनों के, पंच को भी देना सरपंच को भी देना। 4 घ पंच को भी देना सरपंच को भी देना। उपाबंध 1B केवल सरपंच को देना है। शौचालय का पंच सरपंच दोनों को देना। फिर है नो ड्यूज, नो ड्यूज प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। कॉलम 3 में अंकित मामलों में सिर्फ राशि जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये देखिए किसमें, यदि अभ्यर्थी के ऊपर संबंधित पंचायत राज की फीस राशि बकाया हो तो उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिए जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो इसे उक्त राशि का नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कहने का मतलब प्रमाण पत्र यदि पंचायत में कुछ बकाया तो जिसके ऊपर इस प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है उसके किसी प्रकार का नोटिस प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर पंचायती राज संस्था की कोई राशि बकाया नहीं है तो वो नोटिस वो भी नहीं दे तो भी चल जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकाया को जमा कराने के संबंध में नोटिस शामिल होने के पश्चात, ये मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा भी 2 माह तक राशि नहीं जमा कराता, निर्वाचन की अधिसूचना जारी से कम 2 माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यक्तिकर्मियों की सूची में नाम सम्मिलित हो गया, डिफॉल्टर की सूची में उसका नाम है तो वह अयोग्य होगा, परंतु नाम निर्देशन प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दिशा में अयोग्य नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अगर आपको नो ड्यूज दे रहा है तो वो उम्मीदवार योग्य है, अयोग्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वो डिफॉल्टर है, जैसे डिफॉल्टर की सूची में उसका नाम आ गया, लेकिन फिर भी अगर उसने पहले नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व और जमा कराने का अगर नो ड्यूज वो आपको दे रहा है जमा करवा करके, तो उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। फिर है चरित्र प्रमाण पत्र, जरूरी नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र देखिए सभी से नहीं लेना है आपको, केवल उन्हीं मतलब जैसे मान लीजिए कोई हो सकता है जैसे कोई ओबीसी कास्ट का है और वो ओबीसी प्रमाण पत्र उससे ले, जरूरी नहीं, केवल आरक्षित वर्गों के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लेना है। जैसे मान लीजिए कोई सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है तो ओबीसी के लिए आरक्षित है तो आपको जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे ओबीसी के प्रमाण पत्र आपको
लेने पड़ेंगे। ओबीसी का जो फॉर्म भर रहे हैं उनसे ओबीसी के प्रमाण पत्र लेने हैं। तो आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र लेंगे। आप जनरल की सीट पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो जाति प्रमाण पत्र लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अब एक बात ये भी ध्यान रखें आप कि मान लीजिए SC ST OBC का कोई सदस्य और वो जनरल सीट के लिए आवेदन कर रहा है तो वो अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं भी प्रस्तुत करे तो ये काम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आरक्षित सीट के लिए कोई अभ्यर्थी खड़ा हो रहा है तो उसको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी साधारण वार्ड से चुनाव लड़ने से विवर्जित नहीं होगा। साधारण वार्ड से चुनाव लड़ रहा है और जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा तो भी चल जाएगा। कोई पुरुष अभ्यर्थी महिला के लिए आरक्षित किसी वार्ड से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का हकदार नहीं होगा। यदि महिला के लिए कोई आरक्षित है तो पुरुष अभ्यर्थी उसके लिए नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए जनरल महिला का पद है और कोई यूं सोच ले कि जनरल के लिए तो सभी खड़े होते हैं, नहीं, जनरल महिला का पद है तो केवल महिलाएं उसमें खड़ी हो सकती हैं, दूसरे वर्गों की भी, लेकिन पुरुष उसमें खड़े नहीं हो सकते। यानी महिला के लिए केवल महिला ही खड़ी होगी। सीधी सी स्ट्रेटेजी आप रखें, महिला के लिए आरक्षित वर्ग है तो उसमें महिलाएं ही खड़ी होंगी। कोई भी कंफ्यूज हो तो आप पूछ लेना। जमानत राशि केवल सरपंच पद के लिए लेनी है 250 रुपए। रसीद बुक आपको दी जाएगी जमानत राशि की और रसीद काट करके देनी है। जमानत राशि पंचों के लिए नहीं लेनी। तो राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने तो जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क 500 तथा महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250। तो अगर सामान्य वर्ग का कोई उम्मीदवार है तो 500 रुपए और अदर वर्ग का कोई है तो उसको 250 रुपए। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सामान्य वर्ग से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है। यदि सामान्य वर्ग से नाम निर्देशन प्रस्तुत करने पर जमानत राशि में रियायत चाहता है तो उसे कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग की सीट है तो सामान्य वर्ग की सीट में अगर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो उसको 500 रुपए देने होंगे और अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य सीट के लिए लड़ रहा है तो भी उसको 250 रुपए देने पड़ेंगे, 500 नहीं देने पड़ेंगे, केवल जाति प्रमाण पत्र अगर वो दे देता है तो। अगर जाति प्रमाण नहीं देता तो उसको पूरे 500 रुपए देने होंगे। सांख्यिकी सूचना आपको देनी पड़ेगी, अभी फॉर्म में दिखा दूंगा, 6D शायद उसको बोलते हैं। नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फॉर्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवा जाएगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा, किंतु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सकें। इसमें सांख्यिकीय सूचनाएं होंगी। बच्चों की संख्या की कुल गणना में दिव्यांग बच्चे को शामिल नहीं करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा संतानें हो रही हैं और उनमें से एक दिव्यांग है तो वो व्यक्ति अपात्र नहीं होगा क्योंकि उसके 2 संतानें सही है, एक दिव्यांग है, तो उस दिव्यांग को बच्चों में नहीं गिना जाएगा, लेकिन दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उस बच्चे का होना चाहिए। पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 के खंड 6 के लिए दिए गए परंतु में यह प्रावधान है कि बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व में प्रसव में जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो। पूर्व के प्रसव में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। इस प्रावधान के स्पष्टीकरण में सब दिव्यांगता में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 या उसके किसी प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्व के प्रसव में जन्मा हुआ दिव्यांग बच्चा ही नहीं गिना जाएगा। यदि मान लीजिए 2 बच्चे एकदम सही हो गए किसी व्यक्ति के और फिर तीसरा बच्चा दिव्यांग हुआ तो वो 3 ही गिने जाएंगे, लेकिन अगर पहला ही बच्चा दिव्यांग हो गया और उसके बाद 2 बच्चे और हैं तो वो पूर्व के प्रसव वाले दिव्यांग का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दे देंगे तो वो नहीं गिना जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिव्यांग बच्चा पूर्व के प्रसव का हो तो ही उसको नहीं गिना जाएगा वरना गिना जाएगा। अतः इस उपबंध का फायदा प्राप्त करने के लिए पूर्व के प्रसव में जन्मे बच्चे का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 या उसके अधीन निर्दिष्ट किसी भी प्रकार का दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और देखिए कुछ ये लास्ट है, फिर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दोबारा से नाम निर्देशन पत्र और संलग्न दस्तावेजों का प्रारूप। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4 घेऊ पाबंद 1B कार्यशील स्वच्छ कार्य शौचालय की घोषणा के प्रारूप आयोग द्वारा छपकावर पर्याप्त मात्रा में जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए गए। ये पहले ही उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और आपको बिल्कुल तैयार फार्म पूरे के पूरे मिलेंगे, तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। अभ्यर्थी द्वारा प्रथमतः आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर, उपखंड अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रारूप ही प्रयुक्त होंगे। तो ये कहने का मतलब जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो दिए जाए वही प्रारूप होंगे, अलग नहीं होने चाहिए। अगर व्यक्ति अपने स्तर पे भी बना करके ला रहा है और सेम टू सेम वो प्रारूप है तो वो चल जाएंगे। यदि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप उपलब्ध नहीं है तो उनकी फोटोकॉपी प्रयुक्त
की जाए। उक्त के अतिरिक्त टाइप किए गए प्रारूप जिनमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हैं को प्रयुक्त किया जा सकेगा। यानी कहने का मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति टाइप भी करवा के ला रहा है, सेम टू सेम होना चाहिए, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क है तो वो नहीं चलेगा, सेम टू सेम वो का वही टाइप करवा के ला रहा है तो वो भी चलेगा। हस्तलिखित नाम निर्देशन पत्र या संलग्न पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। तो कहने का मतलब या तो अपन दे उनको फार्म वो ला रहे हैं या वो टाइप करवा करके ला रहे हैं तो वो भी चलेंगे। यूं नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से टाइप करवा के रखे हुए हैं और आप कह दो कि ये तो नहीं चलेंगे, मैं दे रहा हूं आपको, इसी को भर के लाओ। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, टाइप करवाए हुए हैं सेम टू सेम है तो वो चल सकते हैं। तो अब देखिए शॉर्ट में दोबारा से बता देता हूं मैं, पंच सरपंच के लिए क्या क्या लेना है। देखिए नाम निर्देशन पत्र 4, जब आप जाओ पहले दिन, जिस दिन जाओ आप उसी दिन आपको सेट बना के देना। तो पंच और सरपंच के सेट के साथ क्या देना है, पहले पंच की बात कर लेते हैं। तो पंच के लिए आप उसको एक नाम निर्देशन पत्र दे देंगे, प्रारूप 4 घ दे देंगे। ये सारे अपने को मिलेंगे 20-20, 30-30 सेट, 50-50 सेट लगभग। उपाबंध 1 भी दे देंगे उसको, और क्रियाशील स्वच्छ घोषणा का प्रमाण पत्र भी अपने को मिलेगा, एक कॉपी उसकी दे देंगे। नो ड्यूज वो अपने स्तर पर लाएगा, और ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें आप उसको देंगे, और एक सांख्यिकी सूचना का फॉर्म देंगे, और दिव्यांगता के प्रमाण पत्र वो ये खुद लाएगा। तो कहने का मतलब पंच के लिए देखिए, एक बार पंच के लिए मैं बात कर लेता हूँ, यानी पंच के सेट में क्या क्या बनेगा। देखिए दोबारा से हम बात कर लेते हैं। जैसे पंच का फॉर्म दे रहे हो तो उस सेट में आपको फॉर्म नंबर 4 घ देना है, उपाबंध 1 भी नहीं देना, पहले बता दिया तो सॉरी, पंच को नहीं देना। क्रियाशील शौचालय का प्रमाण पत्र वो देना पड़ेगा आपको, उसको वो फिर बनवा के, और दूसरा उसके बाद सांख्यिकी सूचना का फॉर्म। ये इतनी चीजें देनी है पंच के लिए। ये 5 फॉर्म हो गए लगभग, इनका सेट आपको पंच के लिए देना है। सरपंच के लिए जब आप दोगे तो सेम टू सेम यही डॉक्यूमेंट देने, साथ में एक उपाबंध 1 भी और दे देना है, जिसको वो स्टाम्प पे बनवा के लाएगा। ये ध्यान रखना। तो इस सारे के सारे आपको ध्यान पड़ गए होंगे। जाति प्रमाण पत्र किसके लिए लेना है, नो ड्यूज किसके लिए लेना है, ये सभी चीजें मैंने स्पष्ट कर दी हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं इन फार्मों के बारे में आपको बता देता हूँ। ये फार्म सारे के सारे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने सारे के सारे फार्म बना रखे हैं। जैसे 6A जिसको प्रारूप 4 आप बोलते हो, ये प्रारूप 4 नाम निर्देशन पत्र है सरपंचों के लिए। देखिए आप सरपंच के लिए नाम निर्देशन पत्र या पंच के लिए नाम निर्देशन पत्र, जिसको 6A ये प्रारूप 4 बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ आपको, आप इसको भरवा लेंगे सही तरीके से। नाम नूम सब आप सही उनके, कोई भी जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जिसमें भी सही नाम हो उनका, वो सही नाम भरवाएं। नाम वाम सब एकदम सही तरीके से आप भरवाएं प्लीज। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर सब एकदम सही करवाएं। ये उनका हो गया प्रारूप 4 या इसी को 6A बोलते हैं। अब देखिए अगली बात करते हैं 6B जिसको बोलते हैं प्रारूप 4 घ। देखिए अलग अलग नाम है इनके। 6B जिसको बोलते हैं प्रारूप 4 घ, ये 2 नंबर पे मैंने बताया था, जिसमें 2 सिद्धिका संतानों का सबका विवरण इसमें है। यदि न्यायालय में 2 सिद्ध हो रखा है किसी पे तो वह व्यक्ति पात्र नहीं है। फिर है 6C की बात करेंगे, जिसको आप उपाबंध 1 भी शायद यही है। ये दे 6C सॉरी, ये शौचालय वाला है, शौचालय वाला है जिसको 6C बोलते हैं। और ये देख लीजिए आप, ये शौचालय का है, वो बनवा के तैयार रखेंगे पहले से ही। आप एक बार इसको देख लीजिए ढंग से। ये सभी अपने को कम से कम 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 सेट दिए जाएंगे आवश्यकता के अनुसार। और हमें सेट बनाने इनके, पंच के लिए अलग, सरपंच के लिए अलग संख्या के हिसाब से बना लेंगे हम। फिर है 6D जिसको उपाबंध 1 भी बोलते हैं। ये केवल आपको सरपंच वाले उम्मीदवार को देना है साथियों, और किसी को नहीं देना, केवल सरपंच के उम्मीदवार को ये देना है। ये इस तरह का 50 रुपए के स्टाम्प पैड पर वो लिखवा करके लाएगा। फिर है 6E, ये सांख्यिकीय सूचना का फॉर्म है। ये भी आपको फोटो लगवानी है उम्मीदवार की, और ये भी भरवाना है डाक का पता, ये सब। तो कहने का मतलब ये 6 फॉर्म हो गए। देखिए ये 5 फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 और 5 फॉर्म हो गए आपके। तो ये 5 फॉर्म देने हैं, और सरपंच के जो उम्मीदवार के लिए उसको उपाबंध 1 भी केवल सरपंच वाले को देना है, पंच वाले को नहीं देना। तो ये 5 ही फॉर्म आपके हो गए। देखिए एक बार दोबारा से डॉक्यूमेंट वाले में देख लेता हूं मैं। देखिए प्रारूप 4 1 2 3 4 हाँ और 5 टोटल आपको पंच के उम्मीदवार को तो देने हैं 4 फॉर्म। ये 6A 6B 6C 6D इनमें ये उपाबंध 1 भी शायद यही है। तो ये आपको
यानी 6D आपको, या उपपाबंद 1 भी जिसको कहते हैं, ये 6D वाला फॉर्म ये केवल आपको सरपंच वाले को देना, और ये चारों फॉर्म आपको पंच को और सरपंच को दोनों को देना। तो आपको पंच को दोगे जब तो 6A, 6B, 6C और 6E दोगे, और सरपंच को दोगे तब ये पांचों के पांचों फॉर्म देंगे। 6A का नाम 4 है, इनका अलग अलग नाम है फिर, है ना, वो आप ध्यान रखें। जैसे 6D का नाम वैसे उपपाबंद 1B, 6B का नाम प्रारूप 4 घ, ये 6C शौचालय वाला है, ये सभी आप ध्यान रख लें। अब देखिए बात कर लेते हैं हम, अब आपने फॉर्म ले लिए, उन फॉर्मों के लिए मैंने देखिए एक फॉर्मेट बनाया है अपनी तरफ से, एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाया है, तो आप उनकी सूचना उस फॉर्म में कलेक्ट करेंगे तो आपके ईजीवे में काम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का एक फॉर्म बना सकते हैं आप। अभ्यर्थी फॉर्म लें उस टाइम में, आप जब फॉर्म वापस देने जा रहा है अभ्यर्थी, आपको वापस दिया भर के, तो आप लिख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम, नाम निर्देशन पत्र की संख्या, वार्ड जिससे चुनाव लड़ना है, प्रारूप 6 के उसको प्राप्त हुआ है नहीं हुआ टिक कर दें, परिशिष्ट 6B है कि नहीं है टिक कर दें, 6C ले लिया टिक कर दें, 6D ले लिया टिक कर दें, 6E ले लिया टिक कर दें, मोबाइल नंबर लिख लें, फॉर्म प्राप्त करने का समय, फॉर्म जमा कराने का समय और नाम वापसी का समय। इस तरह से आप प्रत्येक अभ्यर्थी का बना सकते हैं। पंच के लिए ये अलग बना लें, जितने पंच हैं जितने वार्ड हैं उतने फॉर्म निकाल लें, और सरपंच के लिए ऐसा एक अलग फॉर्म निकाल लें। तो आप जैसे सरपंच के लिए, तो सरपंच के जितने भी कैंडिडेट आए उनके सबके भरते जाएं, पहला अभ्यर्थी आया तो ये भर दें, दूसरा अभ्यर्थी आया तो ये भर दें। सरपंच के लिए अलग सीट बना लें, और पंचों के लिए 11 वार्ड है तो 11 सीट ऐसी बना लें। तो ये आपके बाद में ये जब आप इनको शाम के टाइम इनको अल्फाबेट वाइज करोगे तो ये आपके बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और अल्फाबेट वाइज पहले दिन ही कर लें साथियों, दूसरे दिन आप नहीं करें कि जैसे आपके पहले दिन मान लीजिए फार्म आ गए पंच के, मान लीजिए किसी वार्ड से पंच के मान लीजिए 6 फार्म आए तो 6 को आप अल्फाबेट कर लो। अब आप कह सकते हो कि दूसरे दिन किसी ने नाम वापसी ले लिया तो कोई बात नहीं, नाम वापसी ले लिया तो 5 बचे, मान लो एक ने नाम वापसी ले लिया 5 बचे, तो 5 को रख दो उसमें, यानी चुनाव चिन्ह आवंटित किया उसमें 5 को अल्फाबेट कर दो, जिसने नहीं नाम वापसी ले ली उसको काट दो, और बाकी अपने अल्फाबेट कर ही रखें। तो ये काम दूसरे दिन नहीं करें आप, करने का मतलब पहले दिन नाइट में फुल टाइम बचता है, उसी में आप कर ले। अब देखिए बात करते हैं अगली, ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने फार्म पहले दिन दे दिए, भरे हुए फार्म वापस ले लिए, दूसरे दिन सभी ने नाम वापसी भी ले ली, और जो कैंडिडेट बच गए अब उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे। तो चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे उसका मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। प्रारूप 5 में आपको पंच और सरपंच को चुनाव चिन्ह आवंटित करने हैं, और कैसे करने हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ साथियों। ये देखिए, ये इस तरह के, ये इमेज में थोड़ा सा समय लग रहा है। ये देखिए ये है प्रारूप 5 और ये है सरपंच चुनाव। इस पे यहाँ लिखा हुआ आएगा सरपंच चुनाव। सरपंच चुनाव के लेके ये चिन्ह मिलेंगे आपको, बैट, अलमारी, गुब्बारा, ये सब। तो कहने का मतलब जितने कैंडिडेट खड़े हुए उतने कैंडिडेटों के आप नाम लिख लो अल्फाबेट वाइज। वो चिन्ह, मान लीजिए सरपंच में 10 कैंडिडेट खड़े हुए तो 10 कैंडिडेटों को आप अल्फाबेट वाइज जमा लो, और अल्फाबेट वाइज हिंदी अल्फाबेट में जमाना, ये ध्यान रखें, हिंदी वर्णमाला के अनुसार आप उनको जमा लो, और जमाते उनके नाम के सामने जो चिन्ह आ रहा है वही उनका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। ये सरपंच के चुनाव के लिए ऐसा मिलेगा आपको प्रारूप 5 पे 5, और पंच के लिए देखिए ये है, ये लाल कलर का आपको मिलेगा। पंच के लिए देखिए लिखा हुआ पंच चुनाव, और इस तरह से आपको चुनाव चिन्ह मिलेंगे इसमें। तो पंच में भी जैसे जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं उतने उम्मीदवारों को आप अल्फाबेट वाइज जमा देंगे, और वो उनके सामने जो चिन्ह आएगा वही उनका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने बताई, और ये प्रारूप 5 के कितने कितने सेट बनाने हैं मैंने शुरू में बता दिया। सरपंच के लिए आप एक पंचायत मुख्यालय पे चिपकाएंगे, एक सरपंच उम्मीदवार को देंगे, सारे वार्डों में चिपकाएंगे, और 3 आगे के लिए रखेंगे। पंच के लिए पंच के उम्मीदवार को देंगे, उसके वार्ड में चिपकाएंगे, पंचायत मुख्यालय पर चिपकाएंगे, और 3 आगे के लिए रखेंगे। 3 सेट हमें आगे के लिए बचा करके रखने, 3 से ज्यादा ही रख लेना आप, 3-3, 4-4, 5-5 कॉपी रख लेना, क्योंकि वहां अपने को जमा करवानी है, उसी के आधार पर वो ईवीएम को सेट करते हैं। तो ये आशा करता हूँ ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर 0.1% भी कंफ्यूज है तो प्लीज मेरे को कमेंट में पूछे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।